कल हमने बात की थी क्वांटाइज रेडियाई की, और क्वांटाइज रेडियाई के लिए हमने साबित किया था कि रेडियाइज आर क्वांटाइज्ड, कि रेडियाई क्वांटाइज्ड होते हैं। अब क्वांटाइज रेडियाई से क्या मुराद थी कि हमारे पास आर एन की वैल्यू किसके बराबर आई थी? 0.053 एन स्क्वायर इन नैनोमीटर था ना, या हम इसको आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर आर वन की सूरत में लिख सकते हैं। दिस इज द क्वांटाइजेशन रूल ऑफ रेडियस। अब अल्टीमेटली अगर यहाँ पे एक सेंटर में न्यूक्लियस है, उसके बाद यहाँ पे अगर फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकेंड ऑर्बिट ये है, थर्ड ऑर्बिट, मतलब ये कि हमारे पास मुख्तलिफ ऑर्बिट्स जो अलाउड एनर्जी स्टेट्स हैं उनके दरमियान में गैप्स आएंगे। हर जगह पे इलेक्ट्रॉन मुमकिन नहीं है, यानी यहाँ पे होना इलेक्ट्रॉन नामुमकिन है, इन दोनों के दरमियान में इलेक्ट्रॉन का होना नामुमकिन है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि एनर्जी रेडियाई आर क्वांटाइज्ड। अब उसके बाद अगर हम बात करें एनर्जीज़ की, तो एनर्जीज़ भी क्वांटाइज्ड होंगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो सकता है तो इस पूरे ऑर्बिट में उसकी कोई ना कोई पर्टिकुलर एनर्जी होगी, उसके बाद वो यहाँ पे हो सकता है, दरमियान में हो नहीं सकता। इसका मतलब देयर इज़ सम गैप्स, और वो गैप होने का मतलब एनर्जी भी क्वांटाइज्ड ही होंगी। तो एनर्जीज़ की क्वांटाइजेशन रूल मालूम करने के लिए जिस तरह हमने ये मालूम किया है, इसके लिए हम दोबारा वही सेकंड पोस्टुलेट की तरफ चलते हैं कि हमारे पास एम वी आर इज इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई है। अब मैं इसके साथ n लिख देता हूँ, इसके साथ भी n लिख देता हूँ, यानी nth ऑर्बिट में वेलोसिटी अगर उसकी वी एन है, रेडियस उसका आर एन है, तो उस सूरत में ये हमारे पास रूल फॉलो करना चाहिए। बुक के ऊपर उन्होंने डायरेक्ट पिछले रिजल्ट को यूज़ किया है, लेकिन अगर आपको इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आता है फॉर क्वांटाइज्ड एनर्जीज तो लाजमी तौर पे आपने स्टार्ट से ये चीज़ें लिखनी होंगी। यहाँ से आप वी एन की वैल्यू कैलकुलेट करें अगर, तो वो एन एच ओवर 2 पाई एम और आर एन इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, आर एन आ जाएगा। और यहाँ पे जो आर एन की वैल्यू हमने जो कैलकुलेट की थी वो किसके बराबर थी जी? वो पूरी लिखवाइएगा मुझे। आर एन इज इक्वल टू, जी शाबाश, एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर 4 पाई स्क्वेयर के एम ई स्क्वेयर, और कुछ तो नहीं है। यहाँ पे एच भी कांस्टेंट था, 4 पाई के एम ई, ये सारी वैल्यूज़ कांस्टेंट थी। इनको जब हमने हल किया था तो ये 0.053 नैनोमीटर आया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि आर एन की वैल्यू ये अगर हम यहाँ पे पुट करें तो वी एन किसके बराबर आ जाएगा? एन एच ओवर 2 पाई एम, यहाँ तक है। आर एन की वैल्यू नीचे डिनोमिनेटर में लिखनी है ना, तो क्या होगा? एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर नीचे आ जाएगा, और 4 पाई स्क्वेयर, चलें इसको यहाँ पे ब्रैकेट में लिखता हूँ, के एम ई स्क्वेयर। अब ये एम स्क्वेयर तो नहीं था यहाँ पे, ये यहाँ पे क्यों भाई? किसी जगह पे एम स्क्वेयर तो नहीं है ना, ठीक हो गया। तो ये एम से एम कैंसिल, उसके बाद यहाँ पे एन स्क्वेयर है, यहाँ पे सिंगल एन है, एच का भी इसी तरह, पाई का स्क्वेयर भी कैंसिल, 2 2s are 4। तो एक्सप्रेशन में जो बाकी बचा वी एन इज इक्वल टू 2 पाई के ई स्क्वेयर ओवर एन एच। अच्छा, ये सारी जो मशक्क़त हम कर रहे हैं ना, हम एनर्जीज़ के लिए कर रहे हैं, और वी नो दैट
एनर्जी इज इक्वल टू सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के लिए अगर हम पहले काइनेटिक एनर्जी निकाल लें तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 mv²। लाजमी तौर पे यहाँ पे nth ऑर्बिट है तो हम इसको लिखेंगे। अब अगर मैं 1/2 m Vn की जगह ये वैल्यू पुट कर दें तो ये 4 π² k² डिवाइडेड बाई यही बनेगा ना। क्यों जी, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला इसी तरीके से ड्राइव करेंगे ना। अच्छा, अब 1/2 mv², 1/2 इसी तरह लिखें के ई, इसको के ई² बाहर लिख लें इनटू, बाकी क्या बचा 4 π² के सिंगल बचा, e² आ गया, n² h², हाँ एम बी आएगा तो यहाँ पे एम बी लिख देते हैं। अब ये सारी जो ब्रैकेट है गौर करें किसके बराबर आ रही है, n² h² ओवर 4 पाई, यहाँ पे मिलती जुलती टर्म है। अब लेकिन रेसिप्रोकल में है तो इसका मतलब ये 1/r आ जाएगा, तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा 1/2 के ई² ओवर r है। तो ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आ गया। यहाँ तक कोई चीज़ पूछने वाली। काइनेटिक एनर्जी हमने कैलकुलेट की इस तरीके से। अब पोटेंशियल एनर्जी, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट, आप लोग जानते हो कि वो होती है के क्यू ओवर आर। फार्मूला होता है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का Q इंटू वी। ये हमारे पास एब्सोल्यूट पोटेंशियल होगा, ये चार्ज होगा। अब बात क्या हो रही है कि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ इसके फील्ड में हम एक नेगेटिव चार्ज। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है कि वर्क डन टू टेक ए चार्ज फ्रॉम पॉइंट टू इन्फिनिट पॉइंट। यहाँ से हम इन्फिनिटी पर ले जाएं तो वो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी होगा। अब उसका फार्मूला हम जानते हैं, वो होता है के क्यू ओवर आर। यही फार्मूला था ना, के क्यू ओवर आर हमारे पास फील्ड के अंदर पोटेंशियल की वैल्यू होती है, और चार्ज हमारे पास अगर क्यू की बजाय इलेक्ट्रॉन हो तो यहाँ पे के ई आ जाएगा और माइनस ई, जो हमारे पास क्यू की वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब यू हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो आ जाएगी माइनस के ई² ओवर आर। ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी आ गई फॉर द इलेक्ट्रॉन इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट विद रेडियस आर। यानी इस रेडियस के अंदर इसकी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ गई। अब इन दोनों फार्मूलों में काइनेटिक एनर्जी भी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी भी आ गई। अब टोटल एनर्जी मालूम करनी है। पोटेंशियल एनर्जी, बेटे आप लोगों की आवाज़ क्यों आ रही है? टोटल एनर्जी हमारे पास होती है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है हमारे पास माइनस के ई² ओवर आर एन प्लस 1/2 के ई² ओवर आर एन। दोनों में के ई² ओवर आर एन तो कॉमन है ना, तो ये माइनस, चलें इस तरह करते हैं, के ई² ओवर आर एन कॉमन ले लें, -1 + 1/2, यही बचेगा। तो आंसर आएगा -1/2। तो ये -1/2 के ई² ओवर आर एन, ये टोटल एनर्जी हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन
in a certain orbit with radius Rn will be equal to 1/2 k square over Rn। अब Rn की वैल्यू हमारे पास है, दोबारा पुट कर देते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। तो E इज इक्वल टू क्या आ गया जी, -1/2 k स्क्वेयर, ये तो है ही, उसको हम रेसिप्रोकल में है ना, रेसिप्रोकल में पुट करते हैं, तो क्या आ गया जी, 4 पाई स्क्वेयर k m e स्क्वेयर ओवर n स्क्वेयर h के। ये वैल्यू हमने Rn की यहाँ पे पुट कर दी, तो समझ आ रही है। हमने Rn की वैल्यू पुट की इसलिए कि Rn में कुछ वेरिएबल्स हैं जिसमें ख़ास तौर पे n है, और n यहाँ पर हमें चाहिए ताकि हमें पता चले कि फर्स्ट ऑर्बिट में, सेकंड ऑर्बिट में, थर्ड ऑर्बिट में उसकी एनर्जीज क्या है। तो इसलिए हमने दोबारा इसमें वैल्यूज पुट की। अब यहाँ पे -1/2 k, एक ये दूसरा k स्क्वायर हो गया, बल्कि पहले 4 पाई लिख लेते हैं ना, 2 से कैंसिल हो जाएगा। चलें जी, हम इस तरह करते हैं, 2 पाई स्क्वायर हो जाएगा, k स्क्वायर हो जाएगा, m e की पावर 4 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई h स्क्वायर आ जाएगा। इसको मैं यहाँ पे 1/n स्क्वायर लिख देता हूँ। वजह ये है कि ये जिस तरह हमने Rn के लिए किया था, ये सारे कांस्टेंट हैं, पाई कांस्टेंट, k m e h, जब ये सारे कांस्टेंट हैं, इनकी वैल्यू जिस तरह हमने पिछले हिस्से में की थी पुट करेंगे, तो ये हिस्सा 13.6 बनता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनता है, इंटू 1/n स्क्वेयर। दूसरे लफ्ज़ों में वी कैन से दैट एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 ओवर n स्क्वेयर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रिजल्ट आ जाता है। अब ये जो रिजल्ट है ये जाहिर कर रहा है कि हमारे पास n डिपेंडेंट एनर्जी है। तो मैं इसको शुरू से मुझे En लिखना चाहिए था। अब इसका मतलब ये है कि इस पूरी ब्रैकेट की एक फिक्स एनर्जी है। अगर हम n को 1 कर दें तो ये एनर्जी इस ब्रैकेट के बराबर ही रह जाएगी, राइट। तो इसका मतलब ये हमारे पास E1 की वैल्यू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी। अब इसको E1 कह रहे हैं। अब E2 की वैल्यू क्या होगी, वो लाजमी तौर पे E1/4 हो जाएगी, जो कि माइनस किसके बराबर आएगी, 3.4 के बराबर है शायद। उसके बाद E3 की वैल्यू अगर निकालेंगे तो वो E1 डिवाइडेड बाई 9 आएगी, विच इज़ इक्वल टू -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई थिंक। इट मीन्स कि हमारे पास एनर्जीज भी क्वांटाइज्ड हैं। पहले ऑर्बिट में अगर उसकी एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, अगले ऑर्बिट में एनर्जी पहले के मुकाबले में 4 गुना कम है, उससे अगले में 9 गुना कम है, एंड सो ऑन। हमारे पास एनर्जीज क्या, अच्छा बिल्कुल ठीक है। अब पहले ऑर्बिट में अगर एनर्जी उसकी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो यहाँ पे 4 से डिवाइड हो रही है, तो आंसर -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। तो इसका मतलब वो एनर्जी ज़्यादा होगी, लेस नेगेटिव होगी ना। लेस नेगेटिव का मतलब वो एनर्जी ज़्यादा हो गई, और कितनी ज़्यादा हो गई, 4 गुना ज़्यादा हो गई। अब इसी तरीके से ये हमारे पास अगेन लेस नेगेटिव होने की वजह से और ज़्यादा हो गई। तो जितना ये ऑर्बिट दूर होता जाएगा न्यूक्लियस से, हम कहेंगे उसके पास एनर्जी उतनी ही ज़्यादा है, राइट। तो इसका मतलब क्लोजेस्ट जो हमारे पास ऑर्बिट होगा उसमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मिनिमम होगी, और जैसे जैसे ये दूर जाता जाएगा ये बढ़ती जाएगी। और
ये चूँकि हमने इसके न्यूमेरिकल भी कुछ सॉल्व करने हैं इसी तरीके से, तो आपके जहन में रहना चाहिए कि फर्स्ट ऑर्बिट में जो एनर्जी होगी, अगर हम उतनी एनर्जी दे दें इलेक्ट्रॉन को, हाइड्रोजन की बात हो रही है ना, तो इट विल बिकम फ्री, यस सर। यानी ये इन्फिनिटी पर चला जाएगा, एब्सोल्यूट एनर्जी गेन कर लेगा। तो वो जब वो इन्फिनिटी पर जाएगा, इट मीन्स इट इज़ फ्री इलेक्ट्रॉन, तो उसको हम आयोनाइजेशन का नाम देते हैं। हम कहेंगे कि अगर एक हाइड्रोजन एटम को आयोनाइज करना है तो वी हैव टू प्रोवाइड दिस मच एनर्जी। इतनी एनर्जी जब देंगे तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, वो हाइड्रोजन एटम आयोनाइज हो जाएगा। लेकिन अगर पोस्टुलेट के मुताबिक अगर उसने फर्स्ट से सेकंड ऑर्बिट में जंप करना है तो हमें उतनी एनर्जी देनी होगी जितनी इन दोनों का डिफरेंस है, यानी इन दोनों का डिफरेंस 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनता है ना। अब 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर हम एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से जंप करके सेकंड ऑर्बिट में चला जाएगा। और वाइस वर्सा अगर हम करें कि इलेक्ट्रॉन अगर पहले से सेकंड ऑर्बिट में हो और फर्स्ट ऑर्बिट में वैकेंसी की वजह से वो जंप करके आता है, तो उस सूरत में इट विल release an amount of energy which is equal to 10.2 electron volt, which is the difference of these two orbits, energies of the orbit, और ये हमारे पास एक सिंगल फोटोन के तौर पे इमिट होगा। बात समझ आ रही है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो फोटोन की इमिशन होगी वो सिंगल फोटोन होगा। हाँ, वो यहाँ से ट्रांजिशन होगी तो वो फोटोन की एनर्जी और होगी, अगर ट्रांजिशन यहाँ से होगी तो उस फोटोन की एनर्जी और होगी। इसका मतलब ये है कि अगर थर्ड से फर्स्ट में जंपिंग होती है तो जो फोटोन इमिट होता है वो सेकंड से फर्स्ट के मुकाबले में ज़्यादा एनर्जेटिक होगा, क्योंकि डिफरेंस हमारे पास ये होगा -13.6 से 1.5, तो इन दोनों का डिफरेंस होगा ना। तो जब ये डिफरेंस लेंगे तो वो ऑलमोस्ट कितना बन जाएगा? 11 चले जितना भी डिफरेंस आ जाए, दोनों का डिफरेंस लेंगे वो हमारे पास एनर्जी डिफरेंस एक फोटोन की सूरत में आएगा। तो लाजमी तौर पे ये फोटोन ज़्यादा एनर्जेटिक होगा, ये फोटोन लेस एनर्जेटिक होगा। अब जो न्यूमेरिकल है ना, उसमें आमतौर पे ये पूछा जाता है कि कब एनर्जी किसकी ज़्यादा है कम है, वो आपने इस हिसाब से देखना है। अब अगर यहाँ से देखें कि इसका जो फोटोन इमिट होगा अगर लेस एनर्जेटिक है, इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। एनर्जी हमारे पास HF के बराबर होती है ना, इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, और फ्रीक्वेंसी कम होने का मतलब उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी। आपसे ये पूछा जा सकता है कि अगर तीसरे से पहले में ट्रांजिशन हो रही है और दूसरे से पहले में ट्रांजिशन हो रही है, विच वन इज़ ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ? तो लॉन्गर वेवलेंथ का मतलब लेसर फ्रीक्वेंसी, और लेसर फ्रीक्वेंसी का मतलब लेसर एनर्जी। तो लाजमी तौर पे ये दूसरे से पहले वाला एनर्जी गैप कम है तो वेवलेंथ उसकी ज़्यादा होगी। ये अक्सर कंफ्यूज कर देता है। लॉन्गर का मतलब आप शायद वो फौरी तौर पे बंदा देखता है कि डिफरेंस ज़्यादा है। फ्रीक्वेंसी असल में मैटर करती है एनर्जी के लिए, तो इसलिए ये याद रखना है कि वेवलेंथ उसकी लॉन्गर होगी जो लेस एनर्जेटिक होगा। समझ आ गई? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इन्हीं बेस पे हम आगे सारी इस एटॉमिक फिज़िक्स को पढ़ेंगे। यहाँ तक कोई चीज़ पूछने वाली है तो पूछ लें।